नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में अगली सरकार कैसे बनेगी। राजनीति की दुनिया के वैज्ञानिक नए नए फॉर्मूले इजाद कर रहे हैं, सियासी लेबोरेटरीज में टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग रही। कोई कारगर नतीजा सामने नहीं आया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन वो बहुमत से दूर है और इस बात का फायदा सभी उठाना चाहते हैं, फिर चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस। इस बीच शरद पवार लगातार गुगली फेंक रहे हैं। क्रिकेट में गुगली एक ऐसी घूमती हुई गेंद होती है जो किसी को आसानी से समझ में नहीं आती। महाराष्ट्र की राजनीति के मैच में भी यही हो रहा है। शरद पवार सत्ता से चिपक कर रहने में उस्ताद हैं और वो ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में उन्हें सत्ता से दूर न रहना पड़े। इसलिए आज हम शरद पवार की राजनीतिक गुगली का डीएनए टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि चुनावी नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है। आखिर एनसीपी ने बीजेपी को इंस्टेंट समर्थन क्यों दिया और शिवसेना और बीजेपी के बीच बात बनेगी या नहीं। हमने बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा की हैं जो आज हम आपके सामने सरल शब्दों में रखेंगे। इसके बाद राजनीति के राज और राहुल का डीएनए टेस्ट होगा। आपने शाहरुख खान की फिल्मों में अक्सर राज और राहुल जैसे नाम सुने होंगे, लेकिन अब शाहरुख खान ने भी अपने फिल्मी नाम अपग्रेड कर लिए हैं और राज और राहुल चलन में नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे राजनीति की दुनिया में राज ठाकरे और राहुल गांधी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ, ये हम आज आपको बताएंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जहां भी आगे आगे जाते हैं तो तूफान उनके पीछे पीछे क्यों दौड़ने लगता है। राहुल गांधी के जीवन के दो तूफानों का विश्लेषण आज करना जरूरी है। डीएनए में आज सबसे पहले उस राजनीतिक गुगली की बात करते हैं जो पवार परिवार ने महाराष्ट्र की राजनीतिक पिच पर फेंकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन 145 सीटों के बहुमत वाले आंकड़े से वो 22 सीट पीछे रह गई और इस स्थिति का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार। कल शरद पवार ने अपनी पहली राजनीतिक गुगली फेंकी थी जब उनकी पार्टी ने नतीजे आते ही बिना मांगे बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। एनसीपी की इस गुगली से सबसे पहले शिवसेना बोल्ड हो गई, क्योंकि शिवसेना ये मानकर चल रही थी कि अब बीजेपी के पास शिवसेना से समर्थन मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शरद पवार ने बिना मांगे समर्थन देकर शिवसेना की बार्गेनिंग पावर कम कर दी। इसके बाद आज शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने दूसरी गुगली फेंकी। आज शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने यह कह दिया कि कांग्रेस चाहती है कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाए, जिसे कांग्रेस बाहर से समर्थन दे सकती है। यह शरद पवार की दूसरी गुगली है, जिससे शिवसेना और बीजेपी दोनों को चक्कर आ गए होंगे, दोनों कंफ्यूज हो गए होंगे। सबसे पहले आज हम आपको शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की ये बयानों वाली गुगली दिखाते हैं और इसके बाद इसका सियासी विश्लेषण शुरू करेंगे। स्थिर सरकार देण्यासाठी कोणी प्रयत्न केला आपण पाडापाडीचं राजकारण आपण करणार नाही। ही सरकार तिने आपला कारभार करावा आणि तो कारभार करण्यासाठी जी एक सदनामध्ये समंजसपणाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने मुझे फोन करके बताया था कि ऐसा ऐसा हमारे लीडर का कहना है कि ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या। मैंने कहा कि उसमें तो बहुत कम 145, 63 तो 146 टोटल फिगर आती है, तीनों की पकड़ के 146 और ये स्टेबिलिटी तो उसमें नहीं रहती है, फिर गवर्नमेंट ठीक तरह से चला नहीं सकते, ऐसा हमारा कहना है। यानी शरद पवार महाराष्ट्र में अपना पुराना राजनीतिक अनुभव आजमा रहे हैं। उनका गेम प्लान साफ है, एक हाथ में बीजेपी और दूसरे हाथ में कांग्रेस के सहयोग से शिवसेना। शरद पवार बीजेपी को बाहर से समर्थन को सबसे बेहतर विकल्प बता रहे हैं, तो उनके भतीजे अजीत पवार कांग्रेस के समर्थन से एनसीपी शिवसेना की सरकार की संभावनाएं भी दिखा रहे हैं। यानी शरद पवार सत्ता में रहने की कोई भी संभावना छोड़ना नहीं चाहते। आज एनसीपी के चुने गए विधायकों की मुंबई में बैठक हुई, जिसमें अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। एनसीपी अब भी बीजेपी को समर्थन देने की बात पर कायम है, लेकिन शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने आज जो गुगली फेंकी, उसने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पिक्चर पर सस्पेंस का रंग और गहरा कर दिया।
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, ये वो विकल्प है जिसकी संभावनाओं के बारे में हम आपको कल ही बता चुके हैं। ये महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला नंबर 3 है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर शिवसेना को एनसीपी के साथ मिल जाए और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे दे तो तीनों को मिलाकर 146 सीटें हो जाती हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से एक सीट ज्यादा और सरकार बन सकती है। लेकिन अजीत पवार की बात को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव देने का सवाल ही नहीं है। शेवटी ह्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारचं का विधान त्यांनी करावं हे कळत नाहीये। शेवटी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रपणे आम्ही सत्तेमध्ये राहिलो होतो आणि निवडणुका सुद्धा लढल्यात। एक म्हणजे संयुक्तपणे आपण त्यामध्ये कुठला निर्णय असला पाहिजे, ते एकत्र राहिलं पाहिजे। या शिवसेना असेल, बीजेपी असेल, मनसे असेल, यांना आपण बाजूला ठेवलं पाहिजे। अशा प्रकारचा प्रयत्न नेहमीच आमचा राहिलेला आहे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पिक्चर सस्पेंस की धुंध से भरी हुई है। शिवसेना और बीजेपी 25 साल तक एक साथ रहे, लेकिन दोस्ती टूटने के बाद अब सवाल यह है कि फिर से साथ आने की पहल कौन करेगा। कल महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा कल मुंबई जाएंगे और विधायकों से बात करेंगे। कल ही विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह साफ कह चुके हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी की रणनीति यह है कि पहले नेता चुनो और फिर समर्थन की बात करो। बीजेपी को बिना मांगे एनसीपी का समर्थन मिलने से भी शिवसेना पर दबाव पहले के मुकाबले और बढ़ गया है। हालांकि शिवसेना के कुछ नेता ये भी संकेत दे रहे हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो शिवसेना सकारात्मक जवाब देगी। शर्तों की कोई बात इस तरह से नहीं है। उद्धव जी ने कल एक ही बात कही कि एक अखंड महाराष्ट्र, यूनाइटेड महाराष्ट्र और प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र, इसके बजाय कोई दूसरी बात उसके ऊपर नहीं रखी। दिस इज ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा। और ये सब बातें जो महाराष्ट्र के हित में होनी चाहिए, जो मीडिया से भी, मीडिया के सोर्सेज से आ रही हैं, तो उस तरह की बातें जरूर होंगी। एक बार दोनों नेतागण बैठे और पूरा हल निकल आएगा उसमें। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ 45 मिनट तक बैठक की। बीजेपी अब शिवसेना के साथ हाथ मिलाने पर फिर से विचार कर सकती है, क्योंकि कल उद्धव ठाकरे ने नरमी के संकेत दिए थे। कल उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को फोन करके जीत पर बधाई भी दी थी। हालांकि शिवसेना का रुख अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बाला साहब के प्रति हमारी एक अपनी आस्था है। मुझे लगता है कि जो समर्थन का विषय है उस पर एक बार गहन विचार विमर्श उठेगा। गहन विचार विमर्श के पश्चात जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसके अनुसार ही हम भारतीय जनता पार्टी का निर्णय महाराष्ट्र में करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। आज शिवसेना के विधायकों की मीटिंग हुई, जिसमें विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को दिया गया। शिवसेना के सांसद संजय राउत से जब ये पूछा गया कि बीजेपी को समर्थन देने के मुद्दे पर शिवसेना ने क्या विचार किया है, तो उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में बीजेपी पर कोई बात ही नहीं हुई और समर्थन पर फैसला उद्धव ठाकरे ही करेंगे। विधायक दल का नेता किसी को चुनना है, उस बारे में पूरे अधिकार, सर्वाधिकार विधायक दल ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को दिया है। तो उसके बाद उस बारे में जो भी निर्णय लेना है शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी लेंगे। यही आज के बैठक भी हुआ। बाद में उद्धव जी ने मार्गदर्शन किया पार्टी को। इस बारे में कोई बात हुई नहीं है। समय आने पर उस बारे में आपको पता चलेगा। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा चारों तरफ कंफ्यूजन है और असली बात कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना से बात करने और समर्थन लेने के मुद्दे पर महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, आज ये भी हम आपको बताते हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो आपको असल में पता नहीं चलेंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितने सारे कैंप्स हैं अलग अलग पार्टियों में और बीजेपी में ही कितने सारे कैंप हैं। सबसे पहले एकनाथ खड़से का कैंप। शिवसेना से गठबंधन नहीं चाहता है ये कैंप। खड़से को एनसीपी के साथ जाने में परेशानी नहीं है। पंकजा मुंडे का कैंप।
शिवसेना के साथ जाना चाहता है। उनके ठाकरे परिवार से पारिवारिक रिश्ते भी हैं। शिवसेना ने मुंडे परिवार के खिलाफ उम्मीदवार भी नहीं उतारा था और ये कैंप एनसीपी से समर्थन लेने का विरोधी है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे और शरद पवार के बीच कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे। एक और कैंप है जिसे हम कहते हैं मुंबई बीजेपी का कैंप। इस कैंप में आशीष शेलार और विनोद तावड़े जैसे नेता हैं। दोनों को हराने में शिवसेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन शिवसेना की पूरी ताकत के बावजूद ये दोनों नेता जीत गए। इस कैंप को एनसीपी के साथ जाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहता। अब देखिए बीजेपी का विदर्भ कैंप। इस कैंप में नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस हैं। गडकरी और उद्धव ठाकरे के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की रेस में भी हैं, इसलिए हो सकता है कि उनके हित इससे अलग हों, क्योंकि मुख्यमंत्री वो तभी बन पाएंगे जब शिवसेना का समर्थन मिले। यहां हम आपको ये जानकारी भी दे देते हैं कि सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है। शिवसेना ने मंत्री बनाने के मुद्दे पर 1:1 का अनुपात रखने की मांग की है, लेकिन बीजेपी ने 2:1 का अनुपात रखने की बात कही है, क्योंकि उसने शिवसेना से दुगनी सीटें जीती हैं। अब बीजेपी के जवाब पर शिवसेना को फैसला लेना है। इस बीच एक विकल्प यह भी है कि बीजेपी अकेले महाराष्ट्र में अल्पमत की सरकार बना ले और एनसीपी से बाहर से समर्थन ले ले। लेकिन ये जो तमाम बातचीत है ये पर्दे के पीछे चल रही है, ऑफ द रिकॉर्ड है। कोई भी नेता इन्हें कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर एक सवाल यह भी है कि आखिर एनसीपी बीजेपी को समर्थन देने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? आखिर क्यों शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार बीजेपी की सरकार बनाने और उसमें अपना सहयोग देने के लिए इतने आतुर हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि नतीजे आने के साथ ही एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ऐसी जल्दबाजी क्यों की गई, आज ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। आपने उन इंस्टेंट नूडल्स के बारे में जरूर सुना होगा जो कि 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इंस्टेंट नूडल्स की तरह शरद पवार का यह इंस्टेंट समर्थन था। यहां पर चुनाव के नतीजे आए और 2 मिनट के अंदर शरद पवार का इंस्टेंट समर्थन बीजेपी के लिए तैयार था। माना जा रहा है कि एनसीपी की दरियादिली की असली वजह पार्टी के 2 बड़े नेताओं अजीत पवार और सुनील तटकरे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के कारनामों की एक फाइल महाराष्ट्र के एक आला अधिकारी की मेज पर 40 दिनों से पड़ी है। फाइल में दोनों नेताओं के खिलाफ ओपन इंक्वायरी के लिए 22 अगस्त को गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई थी। दोनों नेताओं ने कांग्रेस एनसीपी की सरकार के दौरान जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय संभाला था। करीब दर्जन भर सिंचाई परियोजनाओं को एक खास ग्रुप को देने के लिए इन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। तो अब आप समझ गए होंगे कि समर्थन देने के पीछे, सरकार में शामिल होने के पीछे क्या मंशा हो सकती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ। सट्टा बाजार में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर खूब सट्टा लग रहा है। किसके नाम का भाव इस वक्त क्या चल रहा है, आज ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, असल में सबसे पहले सट्टेबाजों को पता चलता है। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और उनका भाव 40 पैसे का चल रहा है इस वक्त, यानी 1 रुपया लगाने पर 40 पैसे। फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी और संघ के करीबी नरेंद्र मोदी और संघ की जो करीबी है वो फडणवीस के काम आ सकती है, इसलिए सट्टा बाजार में उनका नाम गर्म है। दूसरे नंबर पर नितिन गडकरी का नाम है। सट्टा बाजार में नितिन गडकरी का भाव 1 रुपये 10 पैसे चल रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी विदर्भ इलाके के बड़े नेता हैं और संघ के भी करीबी हैं। हालांकि वो पहले ही मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया तो वो मना भी नहीं कर पाएंगे और उनके करीबी लोगों का मानना है कि वो अंदर ही अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना भी चाहते हैं। सट्टेबाजों की नजर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की रेस में तीसरे नंबर पर एकनाथ खड़से हैं, जिनके नाम पर 1.5 रुपए का भाव है। केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के नाम पर भी सट्टे का रेट 7.5 रुपए चल रहा है और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के नाम पर भी 6 रुपए का भाव सट्टा बाजार में इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा मुंबई में बीजेपी के युवा मराठी चेहरे विनोद तावड़े के मुख्यमंत्री बनने के चांस पर सट्टा बाजार में 9 रुपए का भाव चल रहा है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर अभी बाकी है और इसका गहरा विश्लेषण हम तब तक करते रहेंगे जब तक महाराष्ट्र में सरकार बन नहीं जाती और जब तक ये तस्वीर बिल्कुल सामने नहीं आ जाती।
तो डीएनए में अब एक छोटे से इंटरवल का वक्त हो गया है। थोड़े से विज्ञापनों के बाद हम आपको बताएंगे कि मौजूदा राजनीतिक स्थितियों में देश कौन से दो नेताओं को ढूंढ रहा है। ये ऐसे दो नेताओं के राजनीतिक प्रदर्शन का डीएनए टेस्ट है जिनके नाम आर से शुरू होते हैं और शाहरुख खान अपनी फिल्मों में इन दोनों नामों के रोल करते रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए